Good evening. Welcome to Ind AS 38 Intangible Assets. क्या आपने अपने जीवन में कोई इंटेंजिबल एसेट देखा है? नहीं देखा है? क्यों नहीं देखा है? क्योंकि इंटेंजिबल एसेट का कोई फिजिकल सब्सटेंस होता है। लेकिन क्या आपको कुछ इंटेंजिबल एसेट्स के नाम पता है? तो जब लोग पूछते हैं बच्चों से यहाँ जो बैठे हैं कि इंटेंजिबल एसेट नाम बताओ, तो बताइए जी, कौन बताएगा? पेटेंट बता रहे एक जन, और कोई? कॉपीराइट, लाइसेंस, गुडविल और फ्रेजी राइट्स और मार्केटिंग राइट्स, ब्रांड, ट्रेडमार्क और रॉयल्टी। रॉयल्टी इंटेंजिबल एसेट। रॉयल्टी तो हम लोग जो पे करते हैं किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले। रॉयल्टी कहाँ इंटेंजिबल? रॉयल्टी इज अ कॉस्ट दैट यू पे फॉर यूजिंग समबडी एल्सेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट। हाँ जी, बस इतना ही है। आप बोलो, ये जो आईपीएल के टेलीकास्टिंग राइट्स होती हैं, ये भी तो इंटेंजिबल एसेट है। यस और नो? म्यूजिक राइट्स जो होते हैं, तो जितने सारे राइट्स जो होते हैं, दोज आर ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट। आजकल की दुनिया में टेंजिबल एसेट की वैल्यू ज्यादा है या इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू ज्यादा है? इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो गई है। कोई कंपनी आप अक्वायर करेंगे तो एसेट्स के लिए आप देंगे 100, लेकिन उनका जो ब्रांड है, जो उनकी गुडविल है, जो उनके पास ट्रेडमार्क है, उसके लिए आप 5,000 करोड़ दे देते हैं। इज इट राइट? तो जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप कंपनी को अक्वायर किया था, तो कितना अमाउंट टोटल पे किया अंदाजा है? करीब इंडियन रुपी में बात करें तो 90,000 करोड़ रुपए, जिसको आप लिख भी नहीं सकते ठीक से। और क्या उनके पास नेट एसेट 90,000 करोड़ रुपीस के थे? नहीं। ब्रांड, व्हाट्सएप इज ए ब्रांड, ऑलरेडी पास कस्टमर लिस्ट है, स्टैब्लिश सेट ऑफ यूजर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको इतना बड़ा इंटेंजिबल बेनिफिट मिलता है। क्योंकि वैसी दूसरी कंपनी जीरो से स्टार्ट करके वहां तक पहुंचाने में बहुत टाइम जाएगा। एक चीज तो आप लोगों ने बोली नहीं, सॉफ्टवेयर। आज के जमाने में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल एसेट है, वो कौन सा है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आप देख नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें अब सॉफ्टवेयर द्वारा ही हो रही है। इज इट राइट? तो सॉफ्टवेयर की भी कीमतें बहुत होती, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज दैट। सो इंस्टीट्यूट ने सोचा कि इसके ऊपर भी एक अलग से स्टैंडर्ड होना चाहिए। बहुत साल पहले जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते थे, तो उस समय एक AS10 होता था, और AS10 का नाम था फिक्स्ड एसेट। और शायद आपको पता नहीं हो, पहले फिक्स्ड एसेट टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों की अकाउंटिंग होती थी AS10 में। फिर बाद में उन्होंने उसको सेपरेट करके AS10 और AS26 किया। सिमिलरली अब इंड AS दो स्टैंडर्ड है। इंड AS16 है दैट डील्स विद टेंजिबल एसेट, एंड इंड AS30 दैट डील्स विद इनटेंजिबल एसेट। तो दोनों स्टैंडर्ड में काफी समानताएं भी है। देयर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज। जैसे कॉस्ट निकालने के लिए एक जगह फॉर्मूला सेम है, गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा तो उसकी अकाउंटिंग सेम है, एक्सचेंज ऑफ एसेट सेम है, सेल करेंगे तो उसकी प्रॉफिट्स का रिकॉग्निशन सेम है, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट सेम है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हैं, बिकॉज intangible assets do not have physical existence. Okay, so the first question is what are intangible assets? आपकी बुक में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। अगर यहाँ पे intangible asset वर्ड यूज नहीं है तो वहां पर asset वर्ड इंसर्ट कर देंगे, अगर नहीं हो तो। intangible assets are identifiable. ओके, यानी इसकी खुद की सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिफाइबल वर्ड के ऊपर नेक्स्ट पेज पे डिटेल में चर्चा भी है। तो आइडेंटिफाइबल मीन सेपरेट आइडेंटिटी। किसी भी वस्तु की सेपरेट आइडेंटिटी कब होगी? व्हेन इट इज सेपरेबल फ्रॉम, सेपरेटली सोल्ड और एक्सचेंज्ड, ओके, और रेंटेड, then it is separate, separately identifiable.
सेपरेटली उसको सेल कर सकते हैं, सेपरेटली उसको एक्सचेंज कर, सेपरेटली उसको हम रेंट आउट कर सकते हैं, देन इट इज एन आइडेंटिफाइबल एसेट. ओके. सेकेंडली इट शुड बी नॉन मॉनेटरी एसेट. नॉन मॉनेटरी एसेट समझने के लिए मुझे मॉनेटरी एसेट समझना पड़ेगा. ये मॉनेटरी एसेट वर्ड आपके लिए नया नहीं है. मॉनेटरी एसेट वर्ड हमारे लिए नया नहीं है. जब हम AS11 पढ़ते थे तो आपको ध्यान में होगा AS11 में मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम थे. मॉनेटरी आइटम इसकी वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में फिक्स्ड है. जैसे कैश इन हैंड इज अ मॉनेटरी आइटम. एक 100 रुपीज का नोट 100 रुपीज लेने वाला, चाहे मेरे हाथ में हो, तुम्हारे हाथ में हो, आज हो या कल हो. ठीक है. डेटर से 1000 रुपीज रिसीवेबल है तो 1000 ही है. लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज नॉन मॉनेटरी आइटम. आज उसकी वैल्यू 2 लाख है, लेकिन 2 दिन के बाद उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है. उसमें इंटेंजिबल एसेट की कोई फिक्स्ड मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. डज नॉट हैव फिक्स्ड मॉनेटरी वैल्यू. मॉनेटरी वैल्यू होती है लेकिन रोज चेंज हो सकती है. डज नॉट हैव फिक्स्ड मॉनेटरी वैल्यू. ओके. एक सॉफ्टवेयर है, नया नया रहेगा तो बहुत कीमत होगी, साल भर बाद सब लोग उसको कॉपी कर चुके होंगे, फिर वो किसी काम की वैल्यू चेंज हो गई. ब्रांड की वैल्यू है, प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है तो वैल्यू बहुत है आज, कल को कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है. तो दैट इज नॉन मॉनेटरी एसेट. सो इनटेंजिबल एसेट की पहली खासियत है इट इज आइडेंटिफाइबल, रेबल. इट कैन बी सोल्ड, एक्सचेंज, रेंटेड ऑन इट्स ओन. ओके. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर व्हाट मेक्स intangible asset different from tangible asset. tangible और intangible में ये, tangible में भी ये 2 हो सकते हैं, लेकिन tangible asset में क्या फीचर नहीं हो सकता? फिजिकल सब्स, यानी उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. इट कैनॉट बी सीन, टच, फेल्ड. कैनॉट बी सीन, टच, फेल्ड. कभी आपने सॉफ्टवेयर देखा है, यूज किया है ऑफिस में, देखा है कैसा दिखता है? मोटा या पतला, बड़ा या छोटा, काला या गोरा, इंडियन या जापानी या नेपाली? इज इट राइट? कैसा दिखता है? देखा आपने? ब्रांड, आप ब्रांड का इमेज देखते हैं, लेकिन वो जो ब्रांड एक्चुअली होता है वो नहीं दिखता हमें. गुडविल दिखता है आपको? नहीं, लेकिन गुडविल है, ब्रांड है. ओके. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ intangible asset. it does not have physical substance. physical substance rather yes, India 16 में वो चला जाएगा. land, building, plant and equipment वो India 16 में आता है. since intangible can be identified as a separate asset, अब ये अपने आप में एक अलग asset है, appropriate accounting treatment is necessary. तो इसकी वैल्यू भी होती है और इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलता है, इस पे हमारा कंट्रोल भी होता है. तो क्यों नहीं एक अलग स्टैंडर्ड होना चाहिए इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी? इज इट राइट? तो आप, बहुत ही इजी चैप्टर है क्योंकि ये पूरा इंड AS 16 के तरह ही इसको भी डिजाइन किया गया है. कहीं कहीं डिफरेंस है ऑफ कोर्स, बट मोर और लेस ये इंड AS 16 की तरह ही स्टैंडर्ड को उन्होंने डिजाइन किया है. और अगर आपने इंटरमीडिएट या IPCC में AS 26 पढ़ा हो, मुझे लगता है सबने पढ़ा होगा क्योंकि वो IPCC में भी, इंटरमीडिएट में भी था, ये स्टैंडर्ड बिल्कुल वैसा ही है. ऑफ कोर्स थोड़े बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम. तो एंजॉय करना अगले 1-2 दिन, ये चैप्टर इजी है. इंड AS 38 प्रोवाइड्स. तो अगले 2 दिनों का हमारा एजेंडा क्या है? आइडेंटिफिकेशन टेक्निक. ये पर्टिकुलर जो हमने एक्सपेंडिचर किया है, इसको मैं इंटेंजिबल एसेट बोल सकता हूं? ये हमारा एक क्वेश्चन होगा. मैंने आप सब लोगों को, आप सब मेरे एम्प्लॉई है, ठीक है, एग्जाम्पल, मैंने आपको बहुत ट्रेनिंग दी, आप GST के चैंपियन बन गए, मास्टर हो गए, तो मैंने कहा एम्प्लॉय को अपनी बुक्स में कैपिटलाइज करते हैं, एम्प्लॉयज टैलेंट, एम्प्लॉयज नॉलेज एज इंटेंजिबल एसेट. ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय इंटेंजिबल एसेट हो सकता है? हाँ या ना कैसे बोलेंगे? कोई तो क्राइटेरिया होगा ना, तो वो हम थोड़ी देर में सीखेंगे और उसके बाद फिर आप जवाब दे पाओगे कि हाँ, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय ये इंटेंजिबल एसेट है
या नहीं है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप लोग एडमिशन लेते हमारे ऑफिस में, तो हमारे पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट की लिस्ट बन गई, डेटाबेस बन गया, कस्टमर लिस्ट बोलते को। क्या वो इंटेंजिबल एसेट है या नहीं, ये क्वेश्चन है, इसका जवाब मिलेगा थोड़ी देर के बाद। फिर हम इंटेंजिबल एसेट कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे आपने इंडिया 16 में भी पढ़ा था, हर एक स्टैंडर्ड में जहां पर एसेट या लाइबिलिटी होगी वहां पर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होगा, उसको कब बुक्स में लेकर आना है। तो ये वाला क्राइटेरिया यहां पर भी सेम है। एसेट शुड जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कॉस्ट शुड बी मेजर्ड रिलायबली। तो जब हमें लगेगा कि वो दो कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो हम इंटेंजिबल एसेट को बुक्स में लाएंगे। इसके ऊपर भी नेक्स्ट पेज में पैराग्राफ है। देन द थिंग इज कि हम इंटेंजिबल को अमोर्टाइज कैसे करेंगे, वो हमारा अगला एजेंडा होगा, अमोर्टाइजेशन मेथड, जो थोड़ा बहुत इंडिया 16 जैसा ही है। कंपनी स्ट्रेट लाइन भी फॉलो करती है, कंपनी WDV भी करती है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और लास्ट में, जैसा कि हर एक स्टैंडर्ड में होता है, डिस्क्लोजर एस्पेक्ट। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले 3 मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोजर्स पे एग्जाम में उतना फोकस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंडेस 38, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस 38। तो जहां जहां इंटेंजिबल एसेट होगा वहां वहां इंडेस 38 अप्लाई होगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कुछ जगहों पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा, दूसरे स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे, या कोई दूसरा अकाउंटिंग लिटरेचर अप्लाई हो, जैसे इंटेंजिबल एसेट विच आर ऑलरेडी इन द स्कोप ऑफ अदर स्टैंडर्ड। कुछ कुछ इंटेंजिबल एसेट हैं जिसकी नीचे बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, उस समय मैं बताऊंगा। वो सब आइटम उन रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग होंगे, बिकॉज दोज आर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर सच आइटम्स। देन दिस स्टैंडर्ड नॉट डील विथ फाइनेंशियल एसेट, because that will be covered by Ind AS 32. Then this does not deal with recognition and measurement of exploration and evaluation asset. तो ये एक Ind AS 106 है जो आपके सिलेबस में नहीं है, इंडिया में है लेकिन स्टूडेंट के लिए नहीं है। वहां पर एक एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट, यानी जो हम एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन करते हैं जिस एसेट द्वारा, इंड AS 106 में बताया गया। जो कंपनी ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन, जमीन में नहीं क्या वो ऑयल गैस निकालती है बहुत डीप ड्रिलिंग करके, जैसे रिलायंस, NTPC, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसी कुछ कंपनीज हैं। लेकिन मान लो अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होगा कि सपोज ये रिलायंस कंपनी है विच इज इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी, ठीक है, उनकी बहुत सारी गैस फील्ड्स हैं, लेकिन इन्होंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, तो क्या सॉफ्टवेयर पे स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? यस, सॉफ्टवेयर इज नॉट एन एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट, सॉफ्टवेयर पे स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। उन्होंने मान लो कोई कंपनी का ब्रांड एक्वायर कर लिया, तो क्या उस ब्रांड पे स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? यस, दैट इज नॉट एन एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। तो बाकी जो दूसरे इंटेंजिबल एसेट होंगे उस कंपनी में, उस पे स्टैंडर्ड अप्लाई करेगा। कौन से एसेट पे अप्लाई नहीं करेगा? एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ, सेम चीज इधर भी है, ऑयल, गैस एंड सिमिलर नॉन रिजेनरेटिव। यहां पे लिखा एक्सपेंडिचर, इन सब आइटम पे हम एक्सपेंडिचर करेंगे। ये हो गया एसेट और ये हो गया एक्सपेंडिचर। इस टाइप की इंडस्ट्री जो होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड इनका बिजनेस मॉडल होता है, आम इसको नहीं समझ सकता। और इंड AS 38 किसके लिए? जनरल इंडस्ट्रीज के लिए। इंड AS 38 किसके लिए? जनरल पर्पस के लिए। और ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में काम करती है, तो उनके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड ही डेडिकेटेड है। वहां जाओ, कहां जाओ? वहां जाओ, इंड AS 106 पे। और उसके बाद है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, देयर आर सो मेनी स्टैंडर्ड्स विच डील विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि intangible held for sale in the ordinary course of business, intangible held for sale in
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एक नीचे शॉप है, जब आप आएंगे कल तो देखना वहां पे टैली का सॉफ्टवेयर मिलता है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द सेल्फ। आप बोलेंगे ये लो पैसे, वो बोलेगा ये लो सॉफ्टवेयर की लाइसेंस। फिर दूसरा आया, पैसे दो, टैली का लाइसेंस लो। वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो उसके लिए ये इन्वेंट्री है, लिए इन्वेंट्री है। आपने मुझसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का 100 सीरियल की ले लिया, गूगल ड्राइव का सीरियल, ठीक है, और बेच रहे हैं। जो आएगा पैसे दो, आपसे खरीदो, आपके लिए वो इन्वेंट्री, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं मेरे एफआर के गूगल ड्राइव की, ठीक। तो हो गया ऑर्डिनरी। बीच बीच में मैं अपनी मार्केटिंग भी कर लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट इज डेफर्ड टैक्स एसेट। ये भी इंटेंजिबल है। डेफर्ड टैक्स एसेट का कोई फिजिकल रूप तो नहीं होता, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा स्टैंडर्ड है, इंड एस 12। फिर लीजेस, लीजेस मींस राइट गिवन टू अदर्स फॉर यूजिंग द एसेट, राइट्स गिवन टू अदर्स फॉर यूजिंग द एसेट। तो राइट्स क्या है? इंटेंजिबल है, हम एसेट नहीं बोल रहे हैं। मैंने आपको लैंड यूज करने के लिए दिया, राइट टू यूज। राइट टू यूज इज एन इंटेंजिबल एसेट, इज नॉट इंटेंजिबल बट राइट टू यूज। देन एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट, इसको बोलते हैं प्लान एसेट, इंड एस 19। थोड़े दिनों के बाद हम इसको भी सीखेंगे। फाइनेंशियल एसेट ऑलरेडी ऊपर भी आ चुका है। गुडविल अक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, कौन डील करता है? 103। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन डील करता है? 104। नॉन करंट एसेट फॉर सेल, इंड एस 105, जो कि नजदीकी भविष्य में अभी हम करने वाले हैं 105, ठीक है, 2-4 दिन के बाद ही। अगर आपका इंटेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर सेल है, आपने उसको बेचने के लिए रख दिया, ठीक है, नोटिस बोर्ड में लिख दिया ये इंटेंजिबल एसेट हम बेचना चाहते हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ बायर एक्टिवली, तो वो बन जाएगा नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। और उसकी अकाउंटिंग का फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? 105, ठीक है। जब तक यूज कर रहे हैं तब तक उसकी जिम्मेदारी 38। एक बार आपने उसको हेल्ड फॉर सेल कर दिया तो इंड एस 105 बोले मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें गोद लेता हूं, अब तुम्हारा पोषण मैं करूंगा, ठीक है। नीचे एक नोट लिखा है, राइट्स हेल्ड बाय अ लीज अंडर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर आइटम्स सच एज मोशन पिक्चर फिल्म्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, plays, manuscript, patents and copyrights are within the scope of this standard। तो ये सब आइटम्स के जो राइट्स हैं, राइट्स हेल्ड बाय लीज अंडर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर दीज आइटम्स, दे आर विद इन द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड एंड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंड एस 116। तो जब हम इंड एस 116 में जाएंगे तो वहां पर ये पैरा क्या कहेगा? इंड एस 116 में कहेगा ये आइटम्स इंडियन 116 से एक्सक्लूडेड है, so they are under Ind AS 38। एप्लीकेबिलिटी पता होने से क्या है, फिर आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड में जाकर उसका ट्रीटमेंट चेक करेंगे। इंटेंजिबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये बातें बहुत बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि इंटेंजिबल्स 2 टाइप के होते हैं। एक जो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं और जो बैलेंस में आते हैं, दे आर कॉल्ड intangible asset which qualify the definition of intangible asset like goodwill, patent, and, और आपने स्टार्ट में इतने सारे जो नाम गिनाए थे। और एक होता है कि हम एक्सपेंडिचर तो करते हैं, उससे शायद हमें फ्यूचर में बेनिफिट भी मिल जाए, बट दे आर नॉट इंटेंजिबल एसेट, दे आर नॉट एसेट, दे आर एक्सपेंडिचर। Like for example, advertisement, preliminary expense, startup expense, operating expense, pre-operating expense। और मैंने आपको पूछा था स्टाफ ट्रेनिंग का क्या करेंगे, ये सब कहाँ आएगा? P&L अकाउंट, because they do not qualify, not meet the definition of intangible asset, ठीक है। चाहे आपको इंस्टीट्यूट कितना भी उकसाए, क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कंपनी 50 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए हैं, कंपनी को लगता है इसका बेनिफिट 3 साल तक मिलेगा, तो कंपनी इसको 3 साल में अमोर्टाइज करना चाहती है।
आपका जवाब क्या होगा? ये एसेट ही नहीं है। जो एसेट ही नहीं है वो बैलेंस शीट में जाएगा। कंपनी क्वेश्चन में आपको बार बार लिखा रहेगा कि एक स्टाफ को आपने दुनिया भर की ट्रेनिंग दी है और अब कंपनी उसको कैपिटलाइज करना चाहती है, क्या कर सकते हैं? तो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है ये अभी हम बताएंगे। तो ये दो टाइप के होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं जो P&L अकाउंट में जाते हैं और कुछ खर्चे होते हैं जो एज एन एसेट कैपिटलाइज हो जाते हैं। ठीक है, रिसर्च क्या करेंगे बताएंगे, सब है, रिसर्च भी है, डेवलपमेंट भी है, सब बताएंगे, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, तो तुम पता चला अभी पूछ लेंगे सर डिस्क्लोजर भी बताई दीजिए। अरे भाई आए बेचैन क्यों हो रहे हो? रिसर्च डेवलपमेंट ऊपर जो ट्रीटमेंट है वो भी चर्चा करेंगे। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट विच मीट द डेफिनेशन ऑफ एन एसेट, तो हम क्या करेंगे, उसकी रिकॉग्निशन प्रिंसिपल टेस्ट करेंगे। अगर वो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पास हो गया, पप्पू पास हो गया रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, तो पप्पू जाएगा इनटेंजिबल एसेट, बुक्स में आ जाएगा। और अगर एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फेल कर गया तो फिर वो इनटेंजिबल एसेट बन के कैपिटलाइज नहीं होगा। उसके डू नॉट रिकॉर्ड IA। व्हाट इज IA इन दिस चैप्टर? इनटेंजिबल। तो बहुत जगह पे आपकी बुक में मैंने IA लिख दिया, जल्दी जल्दी में, टाइम कम रहता है, तो उसका मतलब है इस चैप्टर में इनटेंजिबल एसेट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल फेल्स द रिकॉग्निशन टेस्ट, बट दिस इज एन एक्सेप्शन। तो आप देखेंगे बहुत सारी कंपनी में गुडविल दिखा है, सही मायने में देखा जाए तो गुडविल ऑल्सो फेल्स द रिकॉग्निशन टेस्ट। अगर हम अप्लाई करेंगे रिकॉग्निशन टेस्ट तो गुडविल फेल हो जाएगा, बट गुडविल इज एन एक्सेप्शन। बाकी सारे इंटेंजिबल को रिकॉग्निशन टेस्ट पास करना ही होगा। लेकिन इंड AS 103 में कहा गुडविल को आप कैपिटलाइज करो इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन the consideration paid and the net identifiable asset acquired, difference is goodwill। ठीक है, तो गुडविल में हम रिकॉग्निशन टेस्ट अप्लाई नहीं करते, वहां पर हम कंपेयर करते हैं जो को कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट अक्वायर्ड, और अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो गुडविल है। यहाँ पे रिकॉग्निशन टेस्ट हम डिटेल में अप्लाई नहीं करेंगे। व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर परचेज तो कर लिया, उसका कोई यूज नहीं है, क्या करेंगे? राइट ऑफ, बिकॉज उसका इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है ना, क्योंकि जब आप रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा इट शुड जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज। कई बार सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और वो आउटडेटेड हो जाता है, तो फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, हम यूज नहीं करते हैं। चार्ज टू P&L अकाउंट, सच एक्सपेंडिचर विल ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन सिर्फ गुडविल है, गुडविल एक अलग टाइप का इंटेंजिबल एसेट है। नाउ द क्वेश्चन इन डिटेल, व्हाट इज एन इंटेंजिबल एसेट? आप इंटरव्यू के लिए भी जब जाइए तो कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट, तो स्टूडेंट बोलता है इंटेंजिबल एसेट्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। अगर आपने इंटरव्यूअर को सिर्फ इतना बोला तो आपकी सिलेक्शन पे डाउट लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप डेफिनेशन जो दिया है वो कोई भी रास्ते में चाय पानी वाला भी बोल सकता है। इंटेंजिबल एसेट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये तो सबको मालूम है, एक 10 साल के बच्चे से भी पूछ के देख लेना, बता देगा। फिर सीए का क्या फायदा? सीए बोलेगा इट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल। आपने सिर्फ यही बोला, ठीक है, तो आपको एज अ क्वालिफाइड पर्सन यू हैव टू से एवरीथिंग। इट इज एन आइडेंटिफाइबल मीन्स इट हैज इट्स ओन सेपरेट आइडेंटिटी, इट कैन बी सोल्ड, एक्सचेंज, रेंटेड, और इट कैन acquired using some legal rights, some contractual rights, तो इट इज सेपरेट। नॉन मॉनेटरी मतलब इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द मार्केट उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा यहाँ पर टेंजिबल का, जो आपने स्टार्ट में कहा था, लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में शायद है। एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मोशन पिक्चर फिल्म, फिल्म्स भी इंटेंजिबल होते हैं। आपको दिखता है पर्दे पे, लेकिन आप उसको जाके पकड़ नहीं सकते हैं। डिजाइन, डिजाइन सर इंटेंजिबल एसेट। आप बोलेंगे सर डिजाइन तो मुझे पेपर पे दिखता है, आपको पेपर दिखता है, डिजाइन जो है उसकी जो वैल्यू है वो पेपर नहीं है वो। इज इट राइट? सम टाइम ऐसा हो सकता है जैसे कि फिल्म्स हो, डिजाइन्स हो, यू मे सम टेंजिबल एसेट रिलेटेड टू दैट, बट दे आर ओनली द कंटेनर ऑफ इंटेंजिबल एसेट। जो उसकी जो वैल्यू है वो पेपर नहीं है। जिस पेपर पे आप डिजाइन बनाते हो वो पेपर इज नॉट इंटेंजिबल, वो सिर्फ एक कंटेनर है आपके डिजाइन का, ठीक है। पेंटिंग्स आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट। पता है क्या आपको? मान लो ये किसी बड़े पेंटर की कोई पेंटिंग है, पेंटिंग में अगर आप उसके कैनवस का क्रॉस देखोगे, उस पे जो कलर यूज हुआ है उसकी कॉस्ट देखोगे, तो सब मिला जुला के 50,000 ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वो पेंटिंग बिकती है 50 लाख में, कभी कभी 5 करोड़ में, कुछ कुछ महा 50 करोड़ भी दे देते हैं। क्या मिलता है उनको समझ में नहीं आया मुझ तक। फोटो ही खींच लेते, जेरोक्स खा लेते कलर। लेकिन क्या है, शौक अजीब चीज है कि नहीं? शौक अजीब चीज है। तो आदमी, पैसा नहीं, शौक। हाँ, उसको पेंटिंग का शौक है, वो पैसे देने को तैयार है। वो लाइसेंस, इंपोर्ट कोटाज है, और इधर भी है फ्रेंचाइजी, कस्टमर लिस्ट, कस्टमर और सप्लायर रिलेशन लाइसेंस, कस्टमर लॉयल्टी, मार्केटिंग राइट्स, नॉन कॉम्पीट क्लोज, प्रिलिमिनरी एक्सप्रेस आर इन द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी वो भी हम देखेंगे। ये सारे कैपिटलाइज होंगे जरूरी नहीं है, बट दे विल बी डिस्कस्ड इन द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड, राइट। तो लेट अस सी नाउ, एक एक करके हम देखते हैं। व्हाट इज एन इंटेंजिबल एसेट तो होगा ना। व्हाट इज एन एसेट? व्हाट इज एन एसेट, ये तो बचपन से वर्ड सुनते आ रहे, लेकिन कोई डिफाइन करने बोल दे तो पसीना छूट जाएगा। एन एसेट इज अ रिसोर्स। रिसोर्स मीन्स इट इज वैल्यूएबल, resource means it is scarce. Resource means it generates benefits, that is resource. Controlled by the enterprise, अब धीरे धीरे हम इस स्टैंडर्ड के अंदर जा रहे हैं। कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज, एक नए टर्म का आज आपके जीवन में आगाज हुआ। कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज। कंट्रोल का मतलब, वो मोबाइल फोन आपका है, एक स्टूडेंट को मैं पूछ रहा हूं यहां पे जो बैठे हैं, क्या आप उसको कंट्रोल करते हैं? हाँ, कैसे करते हैं? पास में रख के। तो इससे लगा लो ना, यहाँ पे टांग लो उसको, और ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। एक उसमें से पट्टा लगा के गले निकाल लो। कंट्रोल मतलब, अगर मैं आपके मिल्क को यूज करना चाहूं तो आप मुझे रोक सकते हैं। हाँ, तो कंट्रोल है। नहीं, पासवर्ड रहेगा तो भी आप बोलेंगे नहीं, मेरा मोबाइल, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, आप ही सिर्फ यूज कर सकते हैं। उससे जो बेनिफिट होगा उसको आपको ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। दूसरा अगर उससे बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा, उसको रोक सकते हो। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। तो हमें देखना है कि क्या कंट्रोल एंटरप्राइज के पास है। इंप्लॉय को हमने ट्रेनिंग, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, इंप्लॉय ने मस्त ट्रेनिंग ले ली, अब बोल रहा सर टाटा, निकल रहा हूं, बस जा रहा हूं, आशीर्वाद दे दीजिए, बाय बाय। आपने बोला अरे इतनी सारी ट्रेनिंग दी, कर सकते हैं कुछ नहीं, कंट्रोल कर सकते हैं। एम्प्लॉय को बांध सकते हैं आप, उसको, उस बेनिफिट को कोई और यूज करेगा, उसको रोक सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो फिर वो इंटेंजिबल है। अगर आपने नॉन कम्पीट क्लॉज डाल दिया, बॉन्ड ले लिया कि मुझे ही बेनिफिट मिलेगा, किसी और को नहीं, मे बी उस टाइप के केसेस में वी कैन गो इनटू फर्दर डिटेल्स। बट इन जनरल, जैसे आप ऑफिसेज में आर्टिकलशिप में काम करते हैं, आपको बहुत नॉलेज मिला है, लेकिन कंपनी आपको कंट्रोल नहीं करती है। कभी भी 108 लेके निकल सकते हैं,
हाँ, 1 साल के बाद जो भी है, बोलेंगे मुझे सीए करना ही नहीं, जाओ, तो क्या करेंगे? जाओ, मुझे नहीं करना। अरे जो भी है, आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना सीए, बात खत्म। क्या करेगी एंटरप्राइज? आपकी एंटिटी देखते बैठेगी, कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए जब ये क्वेश्चन आएगा ना कि क्या ये इनटेंजिबल एसेट है, कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट। कस्टमर लिस्ट है मेरे पास, आप सबका फोन नंबर है, ईमेल आईडी, पता पता सब है, क्या मैं आपको कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं बोल सकता हूं कि कल क्लास आना ही है, आप पढ़ना ही है मुझसे? नहीं। क्या किया फिर उस कस्टमर लिस्ट का क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। एज ए रेट ऑफ पास्ट इवेंट। और ये एसेट मेरे पास आएगा कैसे? ड्यू टू सम पास्ट इवेंट। मैंने उसको परचेज किया होगा, अक्वायर किया होगा, एक्सचेंज करके आया होगा, गवर्नमेंट ग्रांट द्वारा आया होगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन में आया होगा, बीकॉम, ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन, किसी न किसी रूप में वो मेरे पास पास्ट ट्रांजैक्शन के द्वारा आया है। एंड फ्रॉम विच एसेट तभी है जब ये लास्ट कंडीशन फुलफिल हो, न तो कोई भी चीज एसेट नहीं है। इट शुड जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज। जैसे एग्जांपल था सॉफ्टवेयर, बट इट हैज बिकम नाउ रिडंडेंट, नॉट यूज्ड बाय द एंटिटी। अब वो एसेट रख के उसको कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उससे कुछ मिलने जुलने का है नहीं, वो राइट ऑफ करेंगे। तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर इनटेंजिबल नहीं बन पाते, या तो कंट्रोल मिसिंग है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिसिंग है। जैसे आपने एक सवाल पूछा, रिसर्च को हम कैपिटलाइज क्यों नहीं करते हैं? मान लो आपसे कोई पूछे रिसर्च को, तो रिसर्च जब हम करते हैं तो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पता नहीं होता है। रिसर्च के स्टेज में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का पता नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए, अगर 100 लोग किसी एक मुद्दे पर रिसर्च करते हैं, जैसे 100 लोगों को कंपनीज वैक्सीन बना रही है, तो मुश्किल से 4-5 कंपनी ही ऐसी है जो फाइनली मार्केट में वैक्सीन बेच सके, लायक बन पाती है। बाकी 95 कहाँ गई? फ्लॉप। कहीं ना कहीं उनका रिसर्च फेल हो सकता है। इसलिए स्टैंडर्ड कहता है कि रिसर्च फेज में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स उसके बाद एक बार रिसर्च हो गया, 1-2 ट्रैक गए, नाउ फिर उसके डेवलपमेंट चालू करते हैं, एंड देन वी कैन थिंक सब्जेक्ट टू सम कंडीशन जो हम आगे पढ़ेंगे। बट फिर भी आपको एग्जांपल दे, रिसर्च इज अ गुड एग्जांपल जहां पे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का अता पता नहीं है। इट नेसेसरी दैट इट वुड बी विदाउट अ फिजिकल सब्सटेंस। कभी कभी फिजिकल सब्सटेंस आपको देखने मिल सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल, हेलो भाई साहब, ये पेन ड्राइव है, फिजिकल सब्सटेंस है? कितने की होगी ये पेन ड्राइव? ये 16 GB की है शायद, हाँ पीछे रहता ना GB, हाँ 16 GB की है, तो 50 रुपया मान लो। एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता, मैं इसका कारोबार नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन इसके अंदर FR के पूरे 100 लेक्चर है। अगर आप इस पेन ड्राइव को परचेस करोगे एग्जाम्पल, तो आपको करीब 16,000 रुपीज देना पड़ेगा। तो आप मुझे पेन ड्राइव के लिए 16,000 दे रहे हो, या उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है या जो वीडियो लेक्चर है उसके लिए देते हो? तो आपके लिए दे रहे हो, ठीक है। तो हम इसको इनटेंजिबल एसेट कहेंगे या टेंजिबल एसेट कहेंगे? इनटेंजिबल हम कहेंगे, दिस इज इनटेंजिबल। या कभी कभी हम पहले वो CD आती थी, DVD आती थी, ये तो कुछ 20 रुपए का रहता है, लेकिन इस जो टैली का सॉफ्टवेयर वो डाल के देते थे, जिसको फिर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते थे, वो मेरे ख्याल से ऐसे 15,000 50,000 डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वर्जन है, क्या उनकी फैसिलिटी ले रहे हैं, उसके हिसाब से आप पे करते हो। तो आप DVD के लिए 15,000 थोड़ी पे करते थे, आप सॉफ्टवेयर के लिए पे करते हो। तो कई बार हमें लगेगा कि ये तो टेंजिबल है, लेकिन द टेंजिबल इज इनसिग्निफिकेंट compared to the value you are paying for the intangible part. Okay,
और जैसे मैंने और कहा कि डिजाइन्स होते हैं, तो बहुत लोग पेपर पे कुछ ना कुछ ऐसे डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये डिजाइन है, पेपर पे है, पेपर दिख रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू 20 करोड़ रुपए है। एप्पल का जो आईफोन है उसका डिजाइन करने वालों को करोड़ रुपए मिलते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा डिमांड है एक प्रोफेशन का, वो है डिजाइन्स। हर चीज में डिजाइन लगती है। अपने आसपास देखो, आप देखकर आपको चकित हो गए आप, हर चीज डिजाइंड है। ये बुक भी डिजाइंड है, ये कंप्यूटर का भी एक डिजाइन है, उस बेंच का भी एक डिजाइन है, उस एसी का भी एक पर्टिकुलर डिजाइन है जिसके द्वारा वो पूरा उसमें फिट हो रखा है, उस कैमरे का भी देखो एक डिजाइन है। देयर आर पीपल हु डू ऑल दिस डिजाइनिंग ना। ज्वेलरी आप लेते हो, वो तो अब बहुत कॉमन है, डिजाइंड है। ये घड़ी भी डिजाइंड है। तो डिजाइन पहले वो पेपर पे या कंप्यूटर पे बनाते हैं जिसको हम देखते हैं, लेकिन पेमेंट का हो रहा है उसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल जो पावर छुपा हुआ है, जो इनटेंजिबल छुपा हुआ, उसके लिए पेमेंट है। सो देयरफॉर ये क्वेश्चन है कि कई बार हमें हो सकता है कि टेंजिबल चीज दिखे, बट द एक्चुअल वैल्यू वी आर पेइंग इज फॉर इंटेंजिबल। तो सम ऑफ द आइटम में अपीयर टू हैव फिजिकल सब्सटेंस। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको फिर आंसर करना हो कि क्या एक टैली जो एक कंप्यूटर में लोडेड है वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल है। जब आप एक कंप्यूटर खरीदते हो और उसमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड रहता है तो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। अब दो आंसर आ रहे हैं, देखते हैं। इसका जवाब इस पैराग्राफ में है। सम ऑफ द आइटम्स में अपीयर टू हैव फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है, बट द कॉस्ट ऑफ विच कंटेन्स इनटेंजिबल एसेट इज इनसिग्निफिकेंट। तो वीडियो लेंस इन अ पेन ड्राइव और अ डीवीडी आर इनटेंजिबल। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आपको गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट देती है, एक पेपर पे रहता है कि इस गवर्नमेंट की इस एजेंसी ने, इस डिपार्टमेंट ने आपको ट्रेडमार्क राइट दिया है। जैसे मेरे पास एएस फाउंडेशन, वीनो, ऑडिट, इन सब का वो है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, क्योंकि कल को किसी ने कॉपी कर लिया तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, राइट। तो एक पेपर पे बस एक लिख कर आया, दो, ये ट्रेडमार्क का राइट इस पर्सन को दिया जाता है, और जो भी गवर्नमेंट के कुछ नीचे उसका नंबर वगैरह रहता है वो रहता है मेरे पास, दैट्स इट। लेकिन उसकी वैल्यू देखो, पेपर नहीं है वो एक राइट दे रहा है मुझे। सम इंटेंजिबल एसेट में बी कंटेन्ड इन और इन अ फिजिकल सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना, कॉम्पैक्ट डिस्क इन द केस ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आजकल तो मेरे ख्याल से सीडी नहीं आते हैं ना, डाउनलोड ही कर लेते हैं लोग। पहले सीडी में वो डाल के देते तो आप उसको इंस्टॉल करते थे, वो कुछ सीरियल की वगैरह कुछ लगाना था, या फिर वो एंटीवायरस का भी आता है, या बंद हो गया वो भी डाउनलोड। हाँ, क्योंकि जब मैंने बहुत पहले लैपटॉप लिया था तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता था, उसको पहले सीडी लगाना पड़ता, फिर लीगल डॉक्यूमेंटेशन, फिल्म पहले वो कैसेट में फिल्म्स आती थी, अगर आपने कभी देखा हो तो डीवीडी में आती थी फिल्म्स, तो वो इनटेंजिबल है। फिल्म की वैल्यू बहुत कम है, उसके अंदर जो फिल्म का आप पेमेंट करते हो। अब मुझे बताओ कि आपके पास, किसी बच्चे के पास आईफोन होगा, या किसी के पास मान लो सैमसंग का होगा, या ऐसे लेनोवो का मोबाइल होगा, ये मोबाइल फोन टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। टेंजिबल है। आप आईफोन में जब पेमेंट करते हो, अभी मैंने एक आईफोन परचेस किया था 75,000 रुपीज़ का, मेरे लिए नहीं, ऐसे ही स्टाफ के लिए, मैं तो नॉर्मल वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो 75,000 रुपीज़ का मैंने उसके हार्डवेयर के लिए दिया था या सॉफ्टवेयर के लिए दिया था। आज आईफोन की वैल्यू इतनी क्यों है, हार्डवेयर के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए। दोनों के लिए। किसकी प्रोपोर्शन ज्यादा होगी, क्या लगता है आपको। सॉफ्टवेयर के लिए ज्यादा होगी, बिकॉज उसमें इतने सारे प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए हम ज्यादा पेमेंट करते हैं, ठीक है। बट क्या हम उसको अलग कैपिटलाइज करेंगे या एक में ही करेंगे, तो किस साइड में करेंगे, टेंजिबल में या इनटेंजिबल में। दो अलग अलग आंसर सुनाई दिए। तो अब इसका जवाब नीचे लिखा हुआ है
कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एलिमेंट कंटेन्ड इन द सेम एसेट। जैसे हमारा लैपटॉप होता है, जैसे आप लैपटॉप बाई करते हो, वो ऑन करते हो, चालू हो जाता है। उसमें दो कंपोनेंट है, एक है टेंजिबल जो उसका स्क्रीन है, कीबोर्ड है, अंदर में भी हार्ड डिस्क है और जो भी चिप्स विप्स लगे रहते हैं, आई डोंट नो, तो वो सब टेंजिबल है। लेकिन कुछ ना कुछ उधर सॉफ्टवेयर भी है उसके अंदर ना, तो चालू कैसे होता वो? तो क्या करेंगे उसके लिए? स्टैंडर्ड कहता है कि आप देखना है कि क्या इनटेंजिबल वाला जो पार्ट है वो टेंजिबल पार्ट के साथ इंटीग्रेटेड है, टेंजिबल पार्ट के साथ इंटीग्रेटेड है या नहीं। ठीक है, अगर वो इंटीग्रेटेड है तो उसको हम टेंजिबल एसेट ही मानेंगे। जब आप लैपटॉप खरीदते हो तो लैपटॉप का सॉफ्टवेयर आप अलग से नहीं निकाल सकते जिससे वो लैपटॉप स्टार्ट होता है। क्या हम उसको अलग से निकाल सकते हैं? लैपटॉप खरीदते समय बोलते हैं ना इसमें ये फीचर्स है, ये सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको, वो इंटीग्रल टू द हार्डवेयर है। जब आप आईफोन खरीदते हो तो आप ऐसा कभी शॉपकीपर को पूछना, क्या मैं इसका सॉफ्टवेयर निकाल सैमसंग का डाल दूं इस वाले मोबाइल पे? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर ना तो लोग वही करेंगे, एक लेनोवो खरीदे, उसका सॉफ्टवेयर निकाल के उसमें आईफोन का सॉफ्टवेयर डाल देंगे, चलेगा वो? नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज इंटीग्रल। उस केस में उसको हम टेंजिबल एसेट ही दिखाएंगे। तो आपका जवाब था कि आईफोन या लैपटॉप कौन सी कैटेगरी में? टेंजिबल में। ओके, तो लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कई बार जजमेंट अप्लाई करना होगा। जिस हिसाब से दुनिया आगे बढ़ रही है टेक्नोलॉजी के मामले में, शायद आने वाले समय ऐसा हो जाए कि आप एक लैपटॉप को भी सिर्फ कंटेनर ही बोलेंगे। क्यों? उसमें जितना भी सॉफ्टवेयर वो सब वो लोग रखेंगे पे, ठीक है, बस आपको सिर्फ वो डिवाइस एक बार ऑन करनी है, क्लाउड से कनेक्ट करेंगे तो जितना भी सॉफ्टवेयर है और जो भी स्टोर करना है, कंप्यूटिंग करनी है, वो सारा पावर कहाँ से आएगा? तो फिर मुझे लगता है शायद स्टैंडर्ड में चेंज हो जाएगा और वो बोलेंगे अब ये लैपटॉप इनटेंजिबल है, ये भी एक सिर्फ कंटेनर है, एक छोटा सा स्क्रीन है, कहीं से भी मार्केट 1000 रुपए ले लो और कनेक्ट कर लो, आपको बाकी सारा फीचर्स मिल जाएगा। हो सकता है कि नहीं? तो दुनिया में आने वाले समय में मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस होंगे। जो अभी आपको नाम से आप जानते हो सकता है इंटेंजिबल हो जाए। देन नेक्स्ट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन टूल। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन, CNC मशीन भी बोलते हैं। तो इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज इंटीग्रल, दैट मशीन कैन नॉट ऑपरेट विदाउट द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, then this will be accounted as PPE. Same applies to operating system of a computer, same applies to operating system of a mobile phone nowadays. Okay, but if software is not an integral part of the related hardware, जैसे हम टैली लेते हैं तो टैली को हम नहीं भी आएंगे तब भी वो लैपटॉप चलेगा, है कि नहीं? टैली को मैं किसी और में भी लोड चला सकता हूं। तो टैली है, ऑफिस है, ये सब जो आप अलग से सॉफ्टवेयर खरीद कर इंस्टॉल करते हैं, दोज आर intangible asset because those are not integral part of the related hardware. Okay, so that is called intangible. Like जो हम टैली सॉफ्टवेयर, बहुत सारे आजकल GST के सॉफ्टवेयर आते हैं, इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर आते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, इंटेंजिबल कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं देख चाहता हूं कि आप मेरी बात सुनते हैं कि नहीं। 4 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको सिर्फ बताना है कि इसमें से T कौन है और IA कौन है, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट कौन है। पहले 5 सेकंड का मौका स्टूडेंट को दिया जाएगा सोचने का। 5 सेकंड मैं चुप रहूंगा, आप मन ही मन डिसाइड कर लो। आंसर वहां लिखा नहीं है, जो लोग पीछे पेज पलट के देखने की कोशिश कर रहे हैं कोई फायदा नहीं है। चलिए, समय समाप्ति की घोषणा। पहला क्वेश्चन क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर, टेंजिबल।
एंड ऑफ द शेल्फ मतलब काउंट जाओ पैसे दो सॉफ्टवेयर लो, इंटीग्रेटेड पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर पैकेज, इंटेंजिबल, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर एम्बेडेड कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन टूल, टेंजिबल, टेंजिबल पहला और तीसरा अब तक टेबल, फायरवॉल कंट्रोल्ड एक्सेस टू रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन ऑन एन इंटरनेट वेबसाइट। ये अलग से आप सॉफ्टवेयर ले सकते हो ताकि कोई बाहर का आदमी आपके इंटरनेट में हैक ना कर सके। तो चलिए आंसर लिखते हैं। पहला लिखना आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, क्वेश्चन 1 रोमन 1। पहला आंसर है टेंजिबल, और कल को कोई आपसे पूछे क्यों, तो हमने क्यों भी लिखा है उसके साथ में, ठीक है। एग्जाम में अगर ये एक का सिर्फ क्वेश्चन होता तो सिर्फ टेंजिबल इंटेंजिबल लिख कर आना, लेकिन 4 मार्क का अगर ये क्वेश्चन आए तो उसके साथ आपको का एक्सप्लेनेशन भी यहां पर लिखना होगा, ठीक है। तो पहला आंसर है टेंजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जाम्पल विंडोज, विंडोज 10 वगैरह है ना, 7, 10 और क्या क्या है, एप्पल का भी आजकल है ना ऑपरेटिंग सिस्टम iOS। और आपने बोला विंडो के अलावा XP, विस्टा, बाप रे रहने दो बाबा, मैं डर लगता है इतना टेक्नोलॉजी से। ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर इज एन इंटीग्रल पार्ट of the related hardware, is an integral part of the related hardware and should be accounted for under IND 16, should be accounted for under IND 16, PPE should be accounted under IND 16 PPE। पहला आंसर हो गया। सेकंड आंसर इंटेंजिबल, सच कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल आपको लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो मत लिखो। ये एग्जाम्पल में आप टैली भी लिख सकते हैं, ऑफिस भी लिख सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर का नाम आपको पता है जो आप मार्केट से परचेज करके इंस्टॉल करते हैं। Such computer software is not an integral part of the hardware, is not an integral part of the hardware on which it is used, on it is used। थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन क्या था, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन कंप्यूटर कंट्रोल मशीन, टेंजिबल। थर्ड वाला है टेंजिबल, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ लिखने की। स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड इनटू प्रोडक्शन लाइन, इंटीग्रेटेड इनटू प्रोडक्शन लाइन इन ब्रैकेट और इन इन्वर्टेड कॉमा रोबोट्स, दे आर कॉल्ड रोबोज, ओके, इज सिमिलर इन नेचर टू वन, वन मतलब ये वाला आंसर, ये है वन, यानी बाकी डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, आप फिर से करना हो तो कर सकते हैं। तो 1 और 3 का आंसर आपको सेम लिखना एग्जाम में, दे आर इंटीग्रल टू द हार्डवेयर। लास्ट वाला लिखना इंटेंजिबल, फायरवॉल। फायरवॉल पढ़ा है क्या आपने कभी, कहाँ पे पढ़ा था, ITEIS में था क्या, वहां पे क्या था फायरवॉल, हाँ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं देता है, अच्छा क्या क्या दुनिया में होता है पता ही नहीं। यानी ये बेसिकल सी चौकीदार सॉफ्टवेयर है कि नहीं, दरबान है, अनऑथराइज आदमी को अंदर आने नहीं देता। तो ये आप अलग से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आजकल बहुत लोग अपने वेबसाइट्स में या अपने सॉफ्ट में लगा लेते हैं। हाँ ज़्यादा मत बोलो यार, मेरे को डर लगता है सॉफ्टवेयर से। Companies developing firewall software to protect their own website may also sell the technology to other companies। ये अलग से बिकते हैं।
तो बेसिकली अगर आपको निकाल के अलग से बेच सकते हो तो इंटेंजिबल हो गया, और वो इंटीग्रल है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते, इधर से उधर नहीं निकाल सकते, तो हार्डवेयर। फिलहाल तो जो स्टैंडर्ड कहता है वो इंड AS 60 जाएगा। आने वाले ईयर्स में पता नहीं, इंस्टीट्यूट ऐसा भी लिखे आप उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल का पोर्शन अलग कर दो, या आप उसको इनटेंजिबल ही दिखा दो अगर इनटेंजिबल का प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो ये आने वाले ईयर्स की बात है। आज आप एक होमवर्क लिखना, डेफिनेशन पढ़कर आना है। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट। अब यहां से हमारे स्टैंड रिकॉग्निशन आपको सिखा रहा है। Recognition of an intangible asset requires an entity to demonstrate that the items meet the definition of intangible asset। तो पहली चीज तो हमें क्या देखनी है कि वो intangible asset की definition को fulfill करता है कि नहीं। यानी पहले हमें उससे पूछना है कि क्या तुम identifiable हो, वो बोलेगा हाँ। क्या तुम नॉन मॉनिटरी हो, वो बोलेगा हाँ। नो फिजिकल सब्सटेंस, वो बोलेगा हाँ। क्या एंटिटी के पास तुम उसका कंट्रोल है, हाँ। क्या कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, हाँ। क्या किसी पास्ट इवेंट द्वारा अक्वायर हुआ है, हाँ। आओ, वेलकम टू इंड AS 38, वेलकम टू बैलेंस शीट, ठीक है। और अगर कहीं भी बीच में आ गया, कोई भी एक क्रॉस हो गया, P&L टक उसको उधर ढकेल देने का है। एंड सेकेंड, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया यही है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शुड बी देयर, कॉस्ट शुड बी मेजर्ड रिलायबली। तो अगर मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं तो ये पूरा मेरा चेकलिस्ट ही बन गया इंटेंजिबल एसेट का। यानी इंटेंजिबल अगर आपको बनना है, इंटेंजिबल एसेट के बैलेंस शीट में आना है, तो ये 7 रुकावटें पार करनी होगी, 7 बार जंप करना होगा, ठीक है। और 7 अगर घर जंप कर गए तो बाद में इनटेंजिबल एसेट। तो चलिए आगे बढ़े क्या। रिकॉग्निशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट। टू फैसिलिटेट रिकॉग्निशन, इनटेंजिबल एसेट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या होता है, एसेट इज आइडेंटिफाइबल इफ इट इज सेपरेबल, यानी अलग कर सकते हैं, और केपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड, अलग नहीं भी किया बट केपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड, एंड सो ट्रांसफर्ड, लाइसेंस्ड, रेंटेड और एक्सचेंज। यानी ये अलग हो सकता है या अलग होने की काबिलियत है, और उसको हम अलग से सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और अब इस और को आप ऐसे सर्कल लगा दो या अंडरलाइन कर दो या हाईलाइट करो, और arises out of contractual or other legal rights, or arises out of contractual or other legal rights। जैसे मान लो आपने कुछ देर पहले का लाइसेंस, तो लाइसेंस इज एन आइडेंटिफाइबल बिकॉज इट अराइजेस ऑफ लीगल राइट्स। आपने एग्जांपल दिया था फ्रेंचाइजी राइट, याद है कि आप ही लोगों ने दिया था। फ्रेंचाइजी राइट्स जो है वो कहां से आ रहा है, इंटेंजिबल, वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है। मैंने एग्जांपल दिया था आईपीएल का राइट्स मिलता है आपको, ठीक है। तो आईपीएल के मैच आप कोई भी चैनल में नहीं देख सकते हैं, सिर्फ कुछ आई थिंक स्टार्स में दिखाता है और हॉटस्टार में दिखाते हैं, क्योंकि उनको राइट्स मिला है, ठीक है। आप अपने खुद के चैनल में उसका स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, कर पाएंगे? वहां से लेके इधर अपने चैनल में लगा देने का, उसको केस होगा ऊपर 200 करोड़ का ना, तब भी आपके ऊपर केस होगा। यूट्यूब में करेंगे तब भी केस होगा, वो भी मॉनिटर करते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। करेंगे तो फिर वो इलीगल है, मतलब आपने उसके राइट को वायलेट किया, वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते। तो दैट इज ऑल्सो इनटेंजिबल बिकॉज इट अराइजेस आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। गवर्नमेंट को माइनिंग राइट्स दिए हैं, एयरपोर्ट लैंडिंग राइट दिए हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट दिए हैं, टेलीकास्टिंग राइट दिए हैं, दे आर इधर अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल राइट्स। तो बहुत सारे इंटेंजिबल आइडेंटिफाइबल क्यों, बिकॉज दे अराइज अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल राइट्स। एक और पॉइंट है, फॉर इंटेंजिबल एसेट टू बी आइडेंटिफाइड
इट शुड बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम गुडविल, इट शुड बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम गुडविल, यानी वो गुडविल से बिल्कुल अलग होना चाहिए। जैसे आपको मैं ये ला दूं, इंटर में आप क्या करते थे, एक चैप्टर था अब्जॉर्प्शन एंड अमालगमेशन, याद है क्या? कितने लोगों ने ऑप्शन में छोड़ा था? एक ने ऑप्शन थोड़ा बहुत। अब देखो उसमें हम क्या करते थे, परचेस कंसिडरेशन लेते थे, लेस करते थे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का नेट अमाउंट। एसेट में हम क्या कर, जितने आइडेंटिफाई कर सकते कर लेते थे, जो बच गया वो गुडविल, जो बच गया वो, यानी कि अगर आपकी खुद सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है तो आप किसका हिस्सा हो? गुडविल का हिस्सा हो। तो यू हैव टू बी क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम गुडविल। तो जिनको हम सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वो गुडविल का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है? तो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल के लिए आपको ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है, अदरवाइज आप बन जाओगे गुडविल का हिस्सा। जैसे कंपनीज में लोकेशन भी होता है, एम्प्लॉय जो ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे, उनको सब पता है, उनको हम अलग से कैपिटलाइज नहीं करते, वो किसका हिस्सा बन जाते हैं? उसी के लिए तो हम एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं ना कई बार, तो दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ गुडविल। अगर आप गुडविल से अलग नहीं कर सकते तो फिर गुडविल का पार्ट बन जाएगा वो। एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट, लाइसेंस टू ऑपरेट बसेस ऑन अ रूट, क्या आइडेंटिफाइबल है? यस, बिकॉज इट अराइजेस फ्रॉम लीगल राइट। माइनिंग राइट्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट अराइजेस फ्रॉम लीगल राइट। लैंडिंग राइट्स अवॉर्डेड टू एयरलाइन कंपनी द गवर्नमेंट, वहां पर भी लिखो अराइजेस फ्रॉम लीगल राइट, अराइजेस फ्रॉम लीगल राइट्स, ओके। फ्रेंचाइजी राइट्स अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। एक और मैं एग्जांपल लिखवा दूं, नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, मैं लिखवाऊंगा फ्रेंचाइजी राइट्स। तो फ्रेंचाइजी राइट्स तो आप मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी रन करते हो आप, अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। अमेरिका में मैकडोनल्ड कंपनी है, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको राइट देते हैं कि आप मैकडोनल्ड का ब्रांड, ट्रेडमार्क, पॉपुलैरिटी, गुडविल, उनका जो भी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है? नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।